नमस्ते, हरिओम सभी को। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अभिनव भारती। मॅडम इको होत आहे तुमचे. हा, इको होतं ते का? तेच मला समजत नाही का होतंय. एकच मिनिट. आता होतोय? नहीं आता नहीं होता. आता हाँ, तेच ठीक है। हरिओम सभी को मेरा नमस्कार। मैं सो राजसी राजूरकर, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिनव भारती वारंगा परिसर नागपुर वेदांग ज्योतिष विभाग एवं वास्तुशास्त्र विभाग की तरफ से आप सभी का पंच दिवसीय ज्ञान यज्ञ ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आज का सेशन हम पंचांग वाचन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का पंचांग शके 1944 शुभकृत नाम संवत्सरे ईयर 2022-23 दिनांक 14 अगस्त रविवार श्रावण कृष्ण तृतीया 22:36 मिनट्स के बाद में चतुर्थी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद 21:55 मिनट्स तक, उसके बाद में उत्तरा भाद्रपदा योग सुकर्मा 25:36 मिनट तक, उसके बाद में धृति करण वाणिज 11:39 तक, उसके बाद में विष्टि 22:36 तक, उसके बाद में बवकरण। रवि कर्क राशि में है, चंद्र कुंभ राशि में 16:14 तक मिनट्स तक है, उसके बाद में मीन राशि में। सर्वप्रथम मैं श्री प्रणव मुले सर को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। मंगलाचरण के साथ में आज की सभा हम स्टार्ट करेंगे। प्रणव सर। जी मैडम जी। ओम विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदन्तम् अमेयसाङ्ख्येन च लभ्यमीशं गजाननं भक्तियुता भजामः मुनीन्द्रवन्द्यं विधिबोधहीनं सुबुद्धिदं बुद्धिधरं प्रशान्तं विकालहीनं सकलान्तगं वै गजाननं भक्तियुता भजामः। ओम। धन्यवाद सर। आज के पंचदिशीय ज्ञान ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र में हमने आज तक आशीष जय सर, अंबालिका मैडम और कल्याणी मैडम सभी का और प्रणव सर का सभी का व्याख्यान सुना। आज हम गोखले सर से व्याख्यान का अरेंजमेंट किए थे, बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस गोखले सर आज हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन आज का व्याख्यान के लिए मैं श्री प्रणव मुले सर को आमंत्रित करती हूँ, जो आप हम सभी प्रणव मुले सर को जानते हैं, सभी नोन है, और उनका व्याख्यान हम सभी को हर दिन हर पल अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो वेदशाला के बारे में श्री प्रणव मुले सर आज व्याख्यान देंगे और मैं अभी उनको आमंत्रित करती हूँ। और उसी के साथ में आज सभा में हमारे संचालक श्री कृष्ण कुमार पांडे सर, उसके बाद में दिनकर मराठे सर, गोखले सर, श्री प्रणव मुले सर, श्री डॉक्टर अंबालिका सेठिया मैडम, श्री कल्याणी ढाहे मैडम, इन सभी का आज के सभा में मैं स्वागत करती हूँ और प्रणव मुले सर को विनंती करती हूँ कि आज का व्याख्यान आप दे और शुरुआत कीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रही है जी सर। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा पुनश्च एक बार नमस्कार। आज जो विषय सिद्धांत ज्योतिष का विषय है, तो इसके बारे में पहले बताना चाहूंगा कि जो वेदशाला ये विषय में संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने वाला हूँ। सिद्धांत ज्योतिष का जो मूल है, जब तक हम वेद
किस प्रकार से आकाश को करते हैं या किस प्रकार से, जैसे एस्ट्रोनॉमी आप सभी को पता है, तो जब तक हम इन आकाशीय पिंडों को नहीं जानेंगे तब तक हम सिद्धांत ज्योतिष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और सिद्धांत ज्योतिष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो हम फलित ज्योतिष और संहिता ज्योतिष आदि इनमें भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो ज्योतिष का या ज्योतिर्पिंडों के बारे में जो भी नॉलेज होता है, एस्ट्रोनॉमी कहिए, एस्ट्रोलॉजी कहिए, और भी अनेक शास्त्र है, तो इनका जो मूल है उनको हम कहेंगे ये वेद यंत्र। जिन यंत्रों के द्वारा हम इनका अवलोकन करते हैं, तो इन्हीं के विषय के ऊपर मैं आज थोड़ा कहना चाहूंगा। तो जो वेधशाला, इसको हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, और अगर हम हिंदी में कहेंगे या संस्कृत में कहेंगे या मराठी में कहेंगे तो वेधशाला मतलब जहां से हम वेद करते हैं, वो भी आकाश का, उसको कहेंगे हम वेधशाला। जहां पर वेद यंत्र जो होते हैं वो इकट्ठा रखे हुए होते हैं, इसलिए उनको शाला कहा गया है। तो एक श्लोक प्राप्त होता है, तो मंगलाचरण के लिए कहना चाहूंगा, दिनगत काला वयवात ज्ञानुमशक्या यतो विना यंत्रैः पक्षे यंत्राणि तस्फुनानि संक्षेपतः कदिचित। तो ये हमें श्लोक सिद्धांत श्रोमणी ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टित्पत्ति या खगोलीय प्रश्न। वेद ये प्रारंभ कब से हुआ, कब से इंसान के मन में ये आया कि ये वेद क्या होता है, या हमें क्या, जैसे हम अगर अभी भी सोचेंगे कि अभी बारिश चल रही है तो हम डर नहीं रहे हैं, सुबह से बारिश गिर रही है, लेकिन तभी भी, हाँ कहीं पर नहीं हो सकती, लेकिन नागपुर में तो आज सुबह से ही बारिश चल रही है, तो हम इसलिए डर नहीं रहे हैं। हमें पता है ओके कल तक चली जाएंगी या 2-4 दिन भी रहेंगे तो कुछ बहुत भयंकर कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें इस बारे में ज्ञान अभी है। लेकिन जब सृष्टि उत्पत्ति हुई थी, जब जीवन, मानव जीवन या मनुष्य जीवन या प्राणी मात्र का जीवन प्रारंभ हो गया था, तब जब इन बातों का नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था, तब जो है, तब बहुत सारे प्रश्न मन में आते थे कि ये आकाश में जो तारे चमकते हैं ये क्या है, ये ग्रह जो होते हैं ये क्या है, कभी आकर गिरे ना हमारे ऊपर, या बिजली भी कड़कती थी तो लोग बहुत डरते थे। बहुत सारे कार्टून्स में या बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि लोग डरते थे, और बहुत सारी भविष्यवाणी, कुछ कथाएं भी प्रचलन में थी। तो तब क्या होता, बहुत सारे प्रश्न आए, और बहुत सारे प्रश्न आने के बाद ही जो है इसके बारे में नॉलेज लेना मनुष्य ने प्रारंभ किया। और नॉलेज लेना प्रारंभ किया इस कारण से इसे हमने कहा कि हम वेद करना प्रारंभ कर दिए आकाश का। हम वेद हर चीज का करते, मैं ये नहीं कहूंगा वेद मतलब सिर्फ और सिर्फ आकाश का वेद करना मतलब वेद करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों का वेद है, लेकिन जो मैं आपको जिस विषय में बताने वाला हूँ वो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड अगर वेद कहेंगे तो आकाश का ही वेद यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से सृष्टित्पत्ति से ही ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आए हैं। अभी भी अगर कभी ऐसा वलय दिखाई देता है, कुछ महीनों पहले चंद्रमा के इर्द गिर्द कुछ वलय दिखाई दिया था, 3-4 दिन या 5 दिन वो वलय ऐसा ही रहा था। तो मैंने जीवन में भी पहली बार ही उस दिन देखा था, और बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा था, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न तब आ गए। ये वलय आया है, तो डरे तो नहीं थे, लेकिन मन में प्रश्न तो उठे थे कि अब इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उसको भी हम कहेंगे कि हम अभी भी वेद कर रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, अज्ञान पूर्ण कथाएं। तो अज्ञान पूर्ण कथाएं मतलब जब नॉलेज नहीं था तो अनुमान कुछ सही भी निकलते थे और कुछ गलत भी अनुमान निकलते थे। तो इस कारण से बहुत सारी कथाएं भी गढ़ी हुई है हमारी परंपरा में। तो कभी कभी देखिए सूर्योदय को भी लोग डरते थे कि सूर्योदय हो गया, अचानक से आग का गोला ऊपर आ रहा है, तब भी डरते थे। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी कथाएं भी आ गई। चंद्रकला बढ़ती रहती है और चंद्रकलाएं कम होती जाती है, तो उसके ऊपर भी अलग अलग कथाएं भी प्रचलन में थी। आकाशीय आकृतियां, हम बचपन में जब देखते थे कि आकाश का अलग अलग से जो है आकार बनता था, तो वो भी आकाशीय अनेक आकृतियां होती थी। नक्षत्रों को भी अगर हम देखेंगे तो उनमें भी आकृतियां थी। कोलंबस का एक बहुत ही मतलब पॉपुलर एक कथा है, जिसमें उन्होंने एक गांव में गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि भगवान सूर्य नारायण आप सभी से बहुत रुष्ट है या बहुत क्रोधित है, तो इस पर्टिकुलर दिन में ऐसे ऐसे समय में जो है वो रुष्ट हो जाएंगे और अंधेरा आ जाएगा। तो तब सब लोग डर गए थे। तो इस कारण से ऐसी भी कहानियां सिर्फ कोलंबस की नहीं, मैं और भी बहुत सारी कहानियां हैं ऐसे, धूमकेतु आदि की भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि पौराणिक कथा भी बहुत सारी चली थी। तो इस कारण से अब ये कहानी का पार्ट ये अलग रहा, इसलिए मैं कहानी अब पूरी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो बताना नहीं है अभी। तो अब ये तो कहानियां हो गई, जिनको नॉलेज नहीं था वो कहानियां बनाते थे। लेकिन जब जैसे मतलब नॉलेज नहीं था ऐसे नहीं, कुछ लोग नॉलेज होकर भी कुछ कहानियां बनाते थे। आज भी हमें कुछ
चीजों का नॉलेज होता है, लेकिन तभी हम कहानियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से, तो तब क्या हुआ, नॉलेज की जो है वो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी कि ये जो ग्रह नक्षत्र है, जिसे पहले दिन मैंने बताया था कि ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रानि अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, तो इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा इनके परिणामों का अध्ययन जिस शास्त्र से किया जाता है वो ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन उनके परिणामों का अध्ययन करने से पहले हमें उनकी स्थिति जाननी चाहिए। पहले एग्जैक्ट लोकेशन, जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पता चला है तब हम अनुमान लगाते हैं। एग्जैक्ट किसी चीज के बारे में हमें अनुमान आ जाता है, तभी उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से तब जो है नॉलेज थोड़ा एक स्तर पर आ गया और लोगों को पता चला कि इस प्रकार से होता है। ये सूर्य सुबह उगता है और शाम को चला जाता है, तो वो चला जाता है तो वो समुद्र में नहीं डूबता है, आदि बातें लोगों को पता चली। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से, और कभी भी कोई भी नॉलेज हम लेते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत सारे लोगों को पता होगी। तो हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले से नॉलेज है हमारे यहाँ पर अवेलेबल, हम उनसे कोटेशंस लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेदांग आदि में हमने देखा कि वहां पर वेदों में कुछ नक्षत्रों के बारे में आया है क्या, राशियों के बारे में आया है क्या, किसके बारे में आया है, ये सब नॉलेज वहां पर किया है। तब कुछ अनुमान आए क्योंकि, तो इस प्रकार से ये नक्षत्र ऐसे दिखते हैं। वेदांग जैसे शकल्प व्याघ्र छंद ज्योतिष ये सब। उसके बाद में अब वेद में भी दो वेद होते हैं। देखिए, एक दृष्टि वेद को अगर हम देखेंगे तो ये अस्थिर रहता है। अगर हम कहेंगे हम बिना किसी यंत्र के द्वारा अगर हम आकाश का वेद करना चाहेंगे कि ये कौन से नक्षत्र में है, ये कैसा है, एकदम एग्जैक्ट वो कौन से अंश कला विकला में है, ये अगर हम अपने खुली आंखों से देखकर करना चाहेंगे बिना किसी यंत्र के, तो ये अस्थिर वेद कहलाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक स्थिर रह सकते हैं? अगर मैं ऐसा हाथ रखूंगा तो कितने समय तक स्थिर रहेगा? थोड़ा थोड़ा वो कुछ समय बाद हिलने लगेगा या थोड़ा मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसलिए दृष्टि भेद भी होता है। ये ग्रह ऐसा इस डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अंश कला विकला जब सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तब जो है वो ये दृष्टि वेद है वो काम नहीं आता है। इसमें भी दृष्टि वेद में भी अंतर्दृष्टि वेद और बहिर्दृष्टि वेद, तो दो प्रकार के वेद होते हैं। अंतर्दृष्टि वेद मतलब जैसे हम देखते हैं सीरियल में या मूवीज में कि ऋषि मुनि आंख बंद करते हैं और वो अपने अंदर देख एक अनुमान लगाते हैं, जैसे समाधि। अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा तो ये समाधि सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल रहेगा कि अंतर्दृष्टि वेद क्या होता है। बहिर्दृष्टि वेद मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, सॉरी मैं आपको नहीं, मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ, आप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, तो एक प्रकार का ये बहिर्दृष्टि वेद हो रहा है। मतलब आप मुझे देखकर कुछ अनुमान लगा रहे हैं या मुझे देख रहे, एक अनुमान भी नहीं सिर्फ देख रहे, तभी भी ये प्रकार का बहिर्दृष्टि वेद हो रहा है। अब ये दो वेद हो गए, लेकिन इसके बाद जिसमें मैंने कहा कि ये अस्थिर है, और अस्थिर अगर रहेगा तो जो हमारे सिद्धांत है वो गलत हो सकते हैं। तो इस कारण से तब मनुष्य को पता चला कि नहीं, हमें स्थिर जो है वेद करने के लिए हमें कुछ साधनों की ही आवश्यकता लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो सजीव होते हैं वो तो स्थिर नहीं रहेंगे, पेड़ों को भी अगर हम देखेंगे तो वो बढ़ते रहेंगे या इस प्रकार से होते रहेंगे, तो वो भी स्थिर नहीं रहेंगे। तो निर्जीव जो चीजें हैं उनसे ही हम अच्छी तरह से वेद कर पाएंगे। तो इस कारण से यंत्रों की निर्मित हुई, और यंत्रों की निर्मित हुई तब जो है स्थिर वेद की परंपरा उसके बाद प्रचलन में आई। स्पष्ट वेद की आवश्यकता, अब इसमें प्रश्न आता है कि स्पष्ट वेद की क्या आवश्यकता है? जब हम ऐसे ही कर सकते हो कि हमें इस डायरेक्शन से दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें और सूक्ष्म और सटीकता क्यों चाहिए? तो जब तक ये सूक्ष्मता और सटीकता नहीं आती है तब तक हम जो यहाँ पर बताया है भास्कराचार्य यात्रा विवाह उत्सव जातकादौ खेटै स्फुटैरेव फल स्फुटत्वम, तो ऐसा सिद्धांत शिरोमणि में प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि आपको यात्रा के लिए जाना है, अभी तो ठीक है हम हर रोज यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में यात्रा के लिए कुछ देख कर या कुछ स्पेशल कुछ रीजन होगा तो ही निकलती थी, क्योंकि तब उस जमाने में हमें चलकर जाना पड़ता था या किसी बैलगाड़ी या घोड़े से जाना पड़ता, आदि अलग अलग जो प्राचीन काल में थे। तो इस कारण से तब जो है, और तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि रास्ते या प्लेन से जाएंगे तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो तब उस समय में जो है वो ये सब मुहूर्त को देखकर ही निकलते थे। लेकिन मुहूर्त को देखकर अगर निकलते हैं, मुहूर्त जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनकी स्थितियों को जानना पड़ता है। तो इस कारण से अगर वो नहीं जानेंगे तो यात्रा में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। विवाह, यहाँ पर विवाह के बारे में बात चल रही है कि विवाह मतलब क्या है। सिर्फ अभी तो बहुत नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इतना मतलब एक लाइफ पार्टनर के साथ हमें पूरी लाइफ बितानी होती है, तो
उनके बारे में अगर हमें कुछ निर्णय लेना है तो सटीकता तो होनी ही चाहिए उन सिद्धांतों की। जब सिद्धांत दृष्टि से हमें पता चलेगा तभी हम अच्छा विवाह करेंगे और अच्छी जो लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ बिताएंगे। तो इस प्रकार से जात का दो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी चीजें हैं उनका फलादेश हम करते हैं, तो वो सब बातें इस प्रकार से जो है। और भी ये तो फॉर एग्जाम्पल के लिए थे, तो ऐसे बहुत सारे फलादेश में आपने संविदा ज्योतिष में जातक शास्त्र में आपने सुना है। तो जब तक ये सैद्धांतिक दृष्टि से इन ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन हमें क्लियर नहीं होती है, तब तक हम इनको सटीकता से फलादेश भी नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से ही जो है स्थिर वेद की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और इन यंत्रों की भी इसी प्रकार से आवश्यकता होती है। अब इन वेद काल क्या होता है, तो वेद काल जो है हम अलग अलग काल अलग अलग यंत्रों के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर सूर्योदय काल को वेद किया जाता है और मध्य रात्रि में जो है वेद किया जाता है। सूर्योदय काल में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सूर्योदय मतलब सुबह 6 बजे का सूर्योदय नहीं होता है। हमें पता है दिन कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी दिन बड़ा होता है, तो इसमें भी सूर्योदय के बहुत सारे भेद होते हैं। मध्य रात्रि मतलब 12 बजे की मध्य रात्रि नहीं होती है। रात्रिमान को निकालना पड़ता है, रात्रिमान को आधा करना पड़ता है, तब हमें मध्य रात्रि पता चलती है। ये अलग सैद्धांतिक दृष्टि से ये अलग है। अब कुछ आक्षेप आते हैं कि यूरोपियन कहते हैं कि भारतीयों को वेद ज्ञान नहीं था। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग आक्षेप होता है। तो उनका कहना था कि भारतीयों को पहले ये नॉलेज नहीं था, यह ग्रीक से लिया गया है। तो ऐसा है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनका गलत था। अब उसको विथ रेफरेंस में आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं था। अब देखिए, वेद के संदर्भ सभी मानते हैं कि वेद के बारे में इससे पहले कहा था कि जो सबसे प्राचीन ज्ञान है, सबसे प्राचीन अगर किसी नॉलेज को कहा जाए तो वेद है। उसके बाद में वेदांग, सूत्र, पुराण काल आदि ये सब चले। तो वेद काल में भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस है। वेद काल के ऊपर भी एक घंटे का लेक्चर चल सकता है। तो ये रहा। तो सबसे प्राचीन था, तो उसमें भी हमें बहुत सारे कोटेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद की जो संहिता है वहां पर ये हमें मिलता है, यद्देव यतयो यथा भुवना न्यपिन्वत अत्रा समुद्र आकूल हमा सूर्य मजभर्तन। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता जो यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसमें भी हमें समा वृषभो रोहिताक्ष सूर्यो विपश्चिन मनसा पुनातु। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय संहिता, यजुर्वेद, छांदोग्योपनिषद, भीष्म पर्व, महाभारत में और अलग अलग उपनिषदों में, बृहत संहिता जो आचार्य वराह मेराचार्य ने लिखी है, उसमें भी पैतामहश्चलकेतु पंचवर्षशतम प्रोश्य उदितः। तो इस प्रकार से संदर्भ प्राप्त होते हैं। तो इस संदर्भ के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारतीयों को ये बहुत प्राचीन काल से, मतलब जब सबसे पूर्व से पता था वेद के बारे में। ये सब जो कोटेशंस मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये सब वही बताते हैं कि वेदों में भी इन नक्षत्रों का उल्लेख आता है, 27 नक्षत्रों का उल्लेख आता है। मधुश्च माधवश्च मासंतिका ऋतु, मतलब ऋतुओं के बारे में भी तब नॉलेज था। तो इस प्रकार से अन्य और भी है। ये तो बस एक पीपीटी में एक स्लाइड में मुझे देने थे, इस कारण से इतने ही दिए मैंने यहाँ पर। अब प्रश्न आता है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ध्रुव गणित की ये संकल्पना क्या होती है। तो ध्रुव गणित की संकल्पना क्या होती है, तो हमें दृष्टि से भी एक ग्रह दिखाई दे रहा है। दृष्टि से मीन्स यंत्र के द्वारा हम दृष्टि से देख रहे हैं कि वो हमें वहां पर मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत ग्रंथ है, जिन ग्रंथों के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये ग्रह इस दिशा में या इस अंश कला विकला में होगा। लेकिन ग्रंथ के आधार से निकालना और दृष्टि के आधार से निकालना, दोनों को मिक्स मर्ज करके हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो उनको कहते हैं दृष्टि तथा गणित, इन दोनों के द्वारा ऐक्य प्राप्त जो ग्रहों की स्थिति होती है उनको कहते हैं ध्रुव गणित ऐक्य। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, क्यों, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है, जो दिखता है वही हम बताते हैं। तो इस प्रकार से गणित प्लस दृष्टि वेद ध्रुव गणित ऐक्य मैंने बताया। ज्योतिष में ध्रुव गणितीय दृष्टि समय जैसी की ही देन है। तो अगर हम कहेंगे तो प्रस्तर वेद यंत्र भी आपने सुना होगा। तो ये जो दूरबीन आदि जो हम देखते हैं अभी, तो ये तो अभी के हैं। लेकिन हम पुराने जमाने में अगर हम देखेंगे तो जंतर मंत्र आपने नाम सुना होगा। जयपुर की वेदशाला, उज्जैन की वेदशाला, बहुत सारी जगहों पर वेदशाला है। तो वो वेदशाला आज भी जो उपलब्ध है वो सवाई राजा जयसिंह जो 1800 सदी में हुए थे, तो उनकी ही देन है। तो ध्रुव गणित के साधन हेतु खगोल यंत्रों का प्रयोजन। तो इस कारण से ध्रुव गणित के लिए हमें ये खगोलीय जो यंत्र है, जिनको हम कहते हैं एक ऑब्जर्वेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जिसको हम वेद यंत्र भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ये इनका प्रयोजन मैंने अभी बताया आपको।
अब अनुपलब्ध वेदशालाओं का भी बहुत अलग इतिहास है। प्राचीन सिद्धांत ग्रंथोक्त वेद यंत्रों संबंधित वेदशालाओं का अस्तित्व न मिलना, अभी भी बहुत सारी ऐसी वेदशालाएं जिनका अस्तित्व नहीं मिला है। ये ऐसा नहीं है कि जिनका अस्तित्व मिला है वो अभी से ही, मतलब जैसे मैंने कहा कि सवाई राज जयसिंह 18वीं सदी उनमें उस सदी में उन्होंने वेदशाला बनवाई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि तभी से ही वेद यंत्र की निर्मित हुई है। उससे पहले भी जो भी ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, आप किनका भी आर्यभट्ट जी का कहिए या सिद्धांत श्रोमणी ग्रंथ कहिए, आप इनमें भी वेद यंत्रों के बारे में है, लेकिन वो अलग है, वो अभी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब वेद यंत्र नहीं थे। और भी इस प्रकार से जैसे यहाँ पर मैंने दिया, आप देख रहे हैं कि 850 से 929 खलीफाओं के शासनकाल में बगदाद और दमिश्क में वेदशालाओं का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से तब भी वेदशालाओं का निर्माण किया गया था, और कहीं पर उल्लेख प्राप्त होते हैं और कहीं कहीं पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमें उनके जो भग्नावशेष होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से समरकंद की भी एक वेदशाला रही है। सवाई राज जयसिंह की वेदशालाओं के बारे में तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि ये उपलब्ध वेदशालाएं हैं, जो इससे पहले मैंने कहा वो इतिहास में थे, लेकिन अभी भी आप में से किसी को अगर देखना है कि ये जो सिद्धांत ज्योतिष का जो मूल है, किसके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों की भी उत्पत्ति जब हुई है तब इनके आधार से ही उन ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। तो इस कारण से मतलब जो सवाई राज जयसिंह ने बनाए उनके ही आधार से नहीं, प्राचीन काल में जब भी ये ग्रंथ बने हैं तब उस समय में जो भी यंत्र चलते थे तो उन यंत्रों के द्वारा इन ग्रंथों की निर्मित हुई। तो जैसे अभी अगर देखना चाहेंगे तो अभी जीवाजी शासकीय वेदशाला जो उज्जैन में स्थित है, उसके बाद में जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में जो वेदशाला थी वो अभी नहीं है। सवाई राय जयसिंह उन्होंने बनाई थी, लेकिन 1850 में इस वेदशाला को नष्ट कर दिया गया है। और अभी अगर आप इनकी सवाई राय जयसिंह की वेदशालाओं को देखना चाहेंगे तो ये इनकी 4 वेदशालाएं उपलब्ध है, जो उज्जैन उज्जैन में है, जयपुर में है, दिल्ली में है और काशी बनारस में है। तो इस प्रकार से 5 वेदशाला है। सवाई राजा के सफलता पूर्वक, अब सवाई राजा के बारे में अगर मैं कहूंगा तो उन्हें किस प्रकार से उनका इतिहास रहा, किस प्रकार से उन्होंने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया और इनका ये पूरा आविष्कार था। इससे पहले उस प्रकार के यंत्र नहीं थे, थोड़े बहुत उसी प्रकार के थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा संशोधन करके इन यंत्रों की निर्मित की है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो तब जो हुआ था, इन्होंने जब ये आविष्कार किया था, जब इन्होंने इन यंत्रों की निर्मित की थी, तब पूरे वर्ल्ड में जब ये वेद यंत्र अन्य देशों में भी थे, लेकिन तभी उनमें कुछ कम ज्यादा मात्रा में जो है सिद्धांत में गलतियां होती रहती थी। तो इस कारण से इन्होंने जो यंत्र बनाए थे वो बहुत ही ज्यादा सटीकता की ओर गए। इस कारण से उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में इनके यंत्रों का जो मॉडल है उसको फॉलो करके अन्य बनाए गए थे। जीर्णोद्धार था, इसकी आवश्यकता भी बाद में पड़ी थी। तो इस कारण से अब वेद यंत्र बने थे, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है बना दिए कुछ भी कोई भी निर्जीव वस्तु ले, लेकिन उसमें भी बहुत सारे संशोधन चले। अगर धातु का बनाएंगे तो धूप गिरते गिरते वो धातु पिघल जाता था, उसमें जो अंशांकन करेंगे वो भी नहीं रहते थे। तो इस प्रकार से भी उसमें भी बहुत सारे संशोधन चले। निर्जीव वस्तु हमें लेनी है, लेकिन वो भी कौन सी लेनी है, कौन सी पिघलेगी नहीं, कौन सी बारिश से खराब नहीं होगी, ये सारे बातें उसमें रही। अभी भी नए भी वेदशालाएं फिलहाल में उपलब्ध है, जैसे वराहमिहिर खगोलीय वेदशाला हमें ये डोंगला मध्य प्रदेश में मिलती है, उज्जैन के पास में ही है। पंडित सुधाकर द्विवेदी, इनकी भी 4 वेदशालाएं हमें मिलती है। इनका भी एक अलग अलग अपना एक इतिहास है, इनकी स्थितियों के भी बारे में अलग अलग हम बता सकते हैं। अब प्रस्तर वेद यंत्र जिनके बारे में कहूंगा कि इनके नाम मात्र ही मैं आपको अभी बताऊंगा क्योंकि समय कम है। तो नाम इनके जो नाम है, शंकु यंत्र आपने कभी सुना होगा। शंकु यंत्र बहुत ही प्राचीन काल से आज भी शंकु यंत्र उसका उपयोग होता है। शंकु यंत्र के ऊपर मतलब सिर्फ और सिर्फ शंकु यंत्र के द्वारा देश काल तथा सिद्धांत ग्रंथों में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही होता है, दिग्देश काल के ऊपर। तो इस प्रकार से उसके बाद में सम्राट यंत्र है, यंत्रराज है, 12 राशि बलय यंत्र होते हैं, 12 प्रकार के यंत्र होते हैं। कपाल यंत्र भी होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कपाल यंत्र, क्रांति वृत्त यंत्र, षष्ठांश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र। ये अनेक प्रकार के यंत्र हमें वेदशालाओं में दिखाई देती है। आज भी अगर कोई जयपुर में गया है या किसी का जाने का प्लान है तो आप इस जंत्र मंत्र वेदशाला में जरूर जाइएगा, तो वहां पर आपको ये प्रत्यक्ष में दिखाई देंगे। ये इस प्रकार के यंत्र, वहां पर गाइड्स भी होते हैं तो वो भी बताती है इस यंत्र का किस प्रकार से उपयोग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर धूप घटिका यंत्र है, तो इनसे काल ज्ञान किस प्रकार से करते हैं ये तो बहुत ज्यादा इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाता हूँ, बस आप इनको देख लीजिए। धूप घटिका यंत्र है, पुराने जमाने में हम देखते थे कि
जैसे मैं अब गुरुकुल में था, तो तब घड़ी जो थी हमारे सामने नहीं लगाई, क्योंकि घड़ी देखते तो पढ़ाई कम होती थी। तो इस कारण से गुरुकुल में हम क्या करते थे कि जो धूप है वो दीवार पर, जैसे हमें पता है कि सूरज नीचे ढलता जाएगा तो जो अम, छाव है वो कम ज्यादा हो गया, धूप है, इस प्रकार से हमें अनुमान लगाते थे कि धूप जो है वो ऊपर जाती रहेंगी और उसके बाद में चली जाएंगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा उसको ये भी करते थे कि हाँ, शाम के 5 बज गए तो अभी छुट्टी होने वाली है, तो आधी। आपने भी आपकी प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि तब भी जब घड़ी बहुत ज्यादा नहीं प्रचलन में थी, तो हम धूप से इस घड़ी के बारे में अनुमान लगाते थे, अभी शाम होने को है या दोपहर हो गई है। सिर के ऊपर जब सूरज आ जाता है तो हम मान लेते हैं, घड़ी भी अभी भी हम घड़ी नहीं देखते, हम बोलते हैं मध्याह्न काल हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो घड़ियां बनी थी, तो ये भी इसी प्रकार से थी कि कितने बजे है ये देखने के लिए, लेकिन इसमें भी ये लोकल टाइम दिखाती थी, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिखाती थी। आज भी अगर मैं नागपुर में इस घड़ी को बनाऊंगा तो आज भी टाइम दिखाएगी, लेकिन वो नागपुर का टाइम दिखाएंगे। लोकल मीन टाइम अलग होता है और स्टैंडर्ड टाइम ये अलग होते हैं। शंकु यंत्र जो मैंने कहा वो इस प्रकार से दिखाई देता है, देखिए। तो इससे हम संक्रांति के बारे में, दिनमान के बारे में भी हम जान सकते हैं। जिसे देखिए नीचे मैंने सायन मेष कर्क तुला मकर, इनके बारे में हमें पता चलता है। सम्राट यंत्र, ये यंत्र बहुत ही बड़ा होता है। इस यंत्र की उपयोगिता भी उतनी ही है। इस यंत्र के द्वारा किस प्रकार से हम क्या क्या जान सकते हैं, ये भी बहुत सारी बातें हैं। ये यंत्र इतना बड़ा है जयपुर में कि हमें बहुत ऊपर देखना पड़ता है, इतना बड़ा ये यंत्र वहां पर स्थित है। ये द्वादश राशि वाले यंत्र है। ये 12 प्रकार के 12 यंत्र वहां पर स्थित है जयपुर में। ये सिर्फ जयपुर में ही स्थित है। इनसे हम कौन से राशि में कौन सा ग्रह है, उनका पर्टिकुलर कौन सा टाइम है और कौन से टाइम में हम इनको वेद कर पाएंगे, ये हमें पता चलता है। ये नाड़ी वाला यंत्र है, तो इससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है। पूर्व काल में जब समय नहीं था, जब मतलब घंटा मिनट ये संकल्पना नहीं थी, तो तब इनके ऊपर घटी पल इस प्रकार से थे। अभी इनके ऊपर घंटा मिनट ऐसा है। ये 6-6 महीने अलग अलग इसमें चलते हैं। जैसे जब सूरज उत्तर गोल में रहता है और दक्षिण गोल में रहता है, तो इस प्रकार से ये यंत्र काम करता है। इसे दो दो बाजू है कि इस साइड में जो ऊपर की ओर जो रेखा अक्षांश के ऊपर उनका जो टेढ़ापन है वो अक्षांश के ऊपर है। वो जयपुर में कितना है, नागपुर में कितना आएगा, इस प्रकार से वो टेढ़ा इस प्रकार से होता है। क्रांति वृत्त यंत्र, ये भी एक यंत्र है। भित्ति यंत्र, इस यंत्र का भी एक अलग अलग प्रयोजन होता है। ये एक चक्र यंत्र है। उसके बाद में ये दिगंश यंत्र है। दिगंश यंत्र मतलब अभी तो हम कंपास यूज करते हैं, लेकिन कभी ये मन में प्रश्न आ सकता है कि कंपास है तो फिर अभी दिगंश यंत्र का क्या प्रयोजन है, ऐसा आ सकता है मन में। तो कंपास देखिए, कभी मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा दिख जाती है या कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कंपास वर्क नहीं करता है। लेकिन ये जो है ये प्रकृति से बने हुए, प्राकृतिक दृष्टिकोण से बने हुए हैं और ये प्रकृति को साथ लेकर ही ये यंत्र जो है वो वर्क करते हैं। विदाउट प्रकृति ये यंत्र भी काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक दृष्टि से हमें ये यंत्र बताते हैं कि दिशा कौन सी दिशा कैसे है। इस प्रकार से ये यंत्र का प्रयोजन होता है। हाँ, कोई कोई वस्तु टिके या न टिके, प्रकृति तो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम चलने वाली है, ये इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। ये यंत्र राज है। इसको राज ऐसा कहा गया है क्योंकि इस यंत्र के द्वारा आप जब इसको पास से देखेंगे, इसमें पूरा नक्षत्रों का पूरे आकाश का मैप इसमें दिया हुआ है। जैसे हम गूगल मैप देखते हैं तो उसमें ये जो है ये पूरे गैलेक्सी का मैप इसको हम कह सकते हैं। तो इस एक यंत्र के ऊपर होता है, तो ये इस कारण से इस यंत्र को यंत्र राज कहा गया। उपलब्ध प्रसर वेद संबंधित ग्रंथों, अगर किसी को जिज्ञासा हुई कि इस वेद यंत्रों के बारे में हमें जानना है, तो ये सारे पुस्तक वहां पर है। आप इनके पुस्तक में ले भी सकते हैं। और बहुत सारे जैसे अनंत दैवज्ञ मुनीश्वर कमलाकर, डॉक्टर मेघनाथ सहाय, ये बहुत सारे लोगों के जो है ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। और अनुपलब्ध जो वेद यंत्र है, जैसे मैंने कहा कि आर्यभट्टीयम, इस ग्रंथ में भी कुछ यंत्र आपको मिलेंगे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में बहुत सारे यंत्र मिलेंगे आपको। सिद्धांत शिरोमणि इस ग्रंथ में भी आपको बहुत सारे यंत्र मिलेंगे और सबसे ज्यादा यंत्र सिद्धांत शिरोमणि में मिल सकते हैं। और वो ग्रंथ आज भी अच्छे से अवेलेबल है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इस कारण से उस ग्रंथ में बहुत सारे यंत्र है। तो उन यंत्रों के कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे जो अनुपलब्ध है। अगर आप कहेंगे कि अभी मुझे देखना है, तो अभी इसमें से कुछ 2-3 यंत्र देख सकते हैं, लेकिन सभी के सभी यंत्र हम अभी के इसमें नहीं देख सकते। तो ये अनुपलब्ध यंत्रों के कुछ नाम यहाँ पर मैंने दिए थे। उसके अनुपलब्ध प्रस्तर वेद यंत्र संबंधित ग्रंथ था ग्रंथकार। तो अनुपलब्ध जो वेद यंत्र थे उनके भी ग्रंथकार, पीछे जो मैंने सूची दी थी वो उपलब्ध वेद यंत्रों के ग्रंथ थे। और अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो अनुपलब्ध, जो जिसको हम नहीं देख सकते, लेकिन प्राचीन काल में
इस प्रकार के यंत्र थे, उनकी सूची यहाँ पर है, वो ग्रंथ इस प्रकार से है। अब प्रस्तर वेद यंत्रों की सत्य स्थिति क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम और ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि और दूसरा भी लेक्चर है, तो इस कारण से मैं मेरे इस विषय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। तथा बस कहने का प्रयोजन इतना ही था मेरा कि क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें डीप नहीं जाना है, तो इस कारण से मैंने यहाँ पर बताया कि सिद्धांत की जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी। क्योंकि इंसान जो है, या मनुष्य प्राणी जो है, वो तभी कुछ करने का प्रयास करता है जब उसको लगता है इसमें कमी है कुछ, या इसको हम कुछ कर सकते हैं। जिज्ञासा तभी आती है जब कुछ होता है। बचपन में भी, आज भी बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लगता है ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार से हम भी एक प्रकार के, हम बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते थे। अभी भी हमारे भी सामने अगर कुछ नया आ जाता है तो हमारे मन में आ जाता है कि ये क्या है, उसको जानने के प्रयास करते हैं। तो ये तो बहुत बड़े आकाश पिंड होते हैं, तो इतने बड़े आकाश पिंड है, इनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मन में आता है कि ये ग्रह तो दिख रहा है, या कभी चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, वो कभी गिर ना जाए। तो इस कारण से मन में बहुत सारे प्रश्न आए। तो ये जो सिद्धांत का मूल क्या है, जब तक ये पता नहीं चलता है तब तक हम सिद्धांत में भी अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जब तक सिद्धांत में अच्छे से प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब तक होरा संहिता को भी नहीं जान पाएंगे। तो इस कारण से ये मैंने विषय आपको बताने का प्रयास किया। तो इतना कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने वेद के बारे में, वेदशाला के बारे में और सभी यंत्रों के बारे में छायाचित्र, पिक्चर्स और एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से हमें समझाया और बताया है। और अभी आगे का जो लेक्चर है या आगे का जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और मैक्सिमम लोगों को पता भी है। वो बेस्ट तो है ही, फिलॉसफी हो, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, सभी के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी उनको है। तो श्री कृष्ण कुमार पांडेय सर, ये हमारे नेक्स्ट व्याख्याता है। हम सभी उनको जानते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से अगर हमें उनका इंट्रोडक्शन देना हो तो श्री आदरणीय माननीय श्री कृष्ण कुमार पांडेय सर, ये डीन फैकल्टी ऑफ एंशियंट इंडियन साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज KKSU, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर वारंगा कैंपस, गणित, सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। और उनको वाराणसी, वडोदरा, मुंबई, इन सभी सिटीज में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 10 स्टूडेंट PhD और 15 स्टूडेंट MPhil उनके अंडर में कर रहे हैं। और हमने हर बार श्री माननीय आदरणीय पांडे सर का व्याख्यान जब जब हम सुनते हैं, तब तब हमें कोई नया एक क्या बोलते हैं, द शेड ऑफ any science like if astrology or if it is वास्तुशास्त्र, एक नया शेड हमें दिखाई देता है, या हम समझते हैं या हम सीखते हैं। तो इस तरह से हमारे अगले व्याख्याता श्री कृष्ण कुमार पांडेय सर, मैं आपको विनंती करती हूँ कि आप कृपया आपका व्याख्यान आज प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ ठीक आ रही है सर, कंपैरेटिवली ठीक आ रही है। मैं वीडियो ऑफ करके बात करूं? हाँ सर, प्रणव सर। हाँ नहीं सर, इस प्रकार से बहुत अच्छा नहीं है आवाज अभी भी क्लियर नहीं है सर, थोड़ा सा ऐसे जी सर मैं मोबाइल से जुड़ता हूँ, थोड़ा इसमें कुछ ट्रबल आ रहा है लगता है। हाँ सर, प्लीज सर, 1 सेकंड होल्ड रखिए, मैं मोबाइल से
हाँ सर, हाँ सर। हाँ, जी सर जी। हेलो। जी सर, आई आवाज अच्छे से। हाँ, अभी क्लियर है सर आवाज। ठीक है जी सर। तो मैं उससे थोड़ा लीव कर लेता हूँ, नहीं तो इको होगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आप सभी जिज्ञासु श्रोता वृंद को सर्वप्रथम आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी पूर्व संध्या जो कल पराकाष्ठा पर होगी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव को भी के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। और संस्कृत महोत्सव में आप सभी का यह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आपने पिछले 4 दिनों से जो यह ज्ञान गंगा हमारी प्रवाहित हो रही है, गंगा इसलिए कहता हूं कि गंगा की धारा जहां आवश्यकता होती है थोड़ी चौड़ी हो जाती है, कहीं थोड़े पहाड़ों में थोड़ी सक्रिय हो जाती है, मैदानी भागों में चौड़ी हो जाती है, लेकिन धारा निरंतरता को प्रदर्शित करती है। तो यह ज्ञान गंगा जहां कुछ कठिन विषय हैं, वहां अभिरुचि थोड़ी कम हो जाती है, और जहां थोड़े सरल विषय और बुद्धि को अवगमन होने में सहज और आनंद देने वाले, वहां थोड़ी सहजता बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि अभी आपने 4 दिनों में पंचांग, फलित, संहिता और आज वेधशाला पर चर्चाएं सुनी। ज्ञान के बारे में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे जीवन में आती है। एक प्रक्रिया है कि पहले सिद्धांत को जानना, उनकी सारी प्रविधि को जानना, फिर उसका प्रयोग करना। और दूसरी प्रविधि होती है पहले प्रयोग कर लेना, फिर उनके सिद्धांतों को जानना। जैसे बचपन से पाकशाला में भोजन को बनते हुए तो देखा हमने, और उसका रसास्वादन भी हमने किया। फिर बड़े होने के बाद हर व्यंजन कैसे बनता है, उसकी विस्तृत जानकारी हम लेना प्रारंभ करते हैं, फिर हम स्वयं उसमें कार्य करते हैं। और कुछ लोग विस्तृत जानकारी लेकर के फिर व्यंजन बनाते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले पंचांग अर्थात दैनिक जीवन में जो प्रयोग में आए उसकी जानकारी आपको दी गई। फिर हमारे लिए जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, फल जानना, ऐसे जातक शास्त्र जिसको आदेश शास्त्र कहते हैं, फलित शास्त्र कहते हैं, या जिसकी समाज में ज्योतिष के नाम से जिसको जाना जाता है, ऐसे व्यापक और रुचिकर विषय फलित के बारे में आपने द्वितीय दिन व्याख्यान सुना। तृतीय दिन उसी फलित के व्यापक स्वरूप जो सर्व जन के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, नगर के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रभावी करने वाला विषय है, अर्थात एक व्यक्ति को प्रभाव न डालते हुए समग्रता को प्रभाव डालता, ऐसे संहिता पर आपने। अब उससे थोड़ा सा अलग हट करके आज श्री प्रणव जी ने आपको वेधशाला के संक्षिप्त परिचय के रूप में एक पाथेय दिया। अब वेधशाला के बारे में जानते हुए
आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसकी पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया सब रहती तो है, परंतु सबसे सक्रिय जो इंद्रिय है वो प्रथम इंद्रिय है जिसका नाम है नेत्र। क्योंकि भोजन से पहले भी नेत्र खुले रहते हैं, दिखाई देते हैं। तो वेद के वेदांग में ज्योतिष को नेत्र कहा है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संपूर्ण अंगों में नेत्र पहले कार्य करना प्रारंभ करता है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक और सृष्टि के बाद भी इस शास्त्र का अपना व्यापक स्वरूप है। मुखम व्याकरणम, इसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्द शास्त्र की आवश्यकता है। इन दो इंद्रियों को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यह जो ज्ञान का प्रायोगिक स्वरूप आपने देखा, अब उसका जो सैद्धांतिक भाग है, वास्तव में ज्योतिष को त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है। सिद्धांत, संहिता और होरा। आपने पहले होरा जाना, फिर संहिता जाना, और होरा संहिता का जो आधार है उसे पंचांग को जाना, और अब सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए आकाश दर्शन करना जिन वेधशालाओं के द्वारा सहज और सुकर होता है, ऐसे विषय प्रवेश को आपने सुना। वास्तव में यह जो वेधशाला है, यह सिद्धांत के गणितीय स्वरूप को प्रामाणीकरण करने के लिए है। तो अब आपको जानना यह है कि तो हम सिद्धांत किसे कहेंगे? तो सिद्धांत ज्योतिष 3 स्कंदों में विभाजित है। तंत्र, सिद्धांत और करण। सिद्धांत का एक दूसरा नाम गणित भी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व सिद्धांत ज्योतिष को गणित ज्योतिष के नाम से जाना जाता। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान काल की जो ज्योतिष की परंपरा है, इसके 3 मुख्य आचार्य माने जाते हैं, जिनकी परंपरा आज भी विद्यमान है। आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य भास्कर और आचार्य वराहमिहिर। आर्यभट्ट और भास्कर में सिद्धांत की बहुलता है। वराह ने संहिता और होरा को भी, जो सिद्धांत पर आधारित है, उस शास्त्र को व्यापक स्वरूप में समाज के सन्मुख, बौद्धिक जगत के सन्मुख रखा। अब सिद्धांत को यदि हम आर्यभट्ट और भास्कर की दृष्टि से देखें, तो सिद्धांत ग्रंथ नामक एक ग्रंथ है जो भास्कर ने रचना जिसकी की। उसके 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है व्यक्त गणित अथवा पाटी गणित, जिसको लीलावती के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग है अव्यक्त गणित या भास्करीय बीज गणितम। तीसरे भाग का नाम है ग्रह गणितम और चतुर्थ भाग का नाम है गोल गणितम। अभी जो वेधशाला का विषय आपने देखा, सुना, यह गोल गणितम के महत्वपूर्ण अंग में से आता है। अब इन गणित को यदि हम जाने तो गणित क्या है? तो कहते हैं नरसिंह दैवज्ञ, गण्यते संख्यायते तद गणितम। जहां संख्याओं की गणना के आधार पर ज्ञान संपदा को संपादित किया जाए, उन क्रियाओं को पूर्णता दी जाए, वह गणित शास्त्र है। और जीवन में बिना गणना के कोई कार्य संभव नहीं। तो ऐसे गणित शास्त्र को 2 भागों में आप जानते ही हैं, अंक गणित और बीज गणित। इसी अंक गणित को पाटी गणित, व्यक्त गणित और बीज गणित को अव्यक्त गणित के रूप में जानते हैं, जिसको आज अंग्रेजी में अर्थमेटिक और एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद के जितने गणित हैं वो उसके भेद प्रभेद हैं।
तो सिद्धांत का लक्षण बताते हुए आचार्य भास्कर कहते हैं, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात् चारश्च दशदाम दधा च गणित प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूधिष् निग्रह संस्थिते च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंद प्रबंधे बुधैः। वो कहते हैं कि जो गणित स्कंद है वो करता क्या है? सिद्धांत स्कंद का त्रुटि से लेकर प्रलय तक के काल गणनाओं की गणना करना, और इस काल गणना में अनेक प्रकार की काल गणनाएं आती हैं। त्रुटि अर्थात सूक्ष्म काल गणना और प्रलय अर्थात सबसे विस्तृत काल गणना, अर्थात इस सृष्टि के आरंभ से लेकर पुनर्सृष्टि की रचना तक, नई नई सृष्टियों की रचना तक जिस गणना का कार्य किया जाए वो सभी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विषय क्या है? त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात्। कहा ये इतनी गणनाएं करना किसी एक मान से संभव नहीं है, तो उन मान को, उन विधाओं को बताना, जिसको हम कहते हैं नवविध काल मान, जिसमें सावन, नक्षत्र, सौर, अनेक प्रकार के मान आते हैं। उन मानों को जानना ही सिद्धांत ज्योतिष का भाग है। और क्या है? त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विशदाम द्विधा च परिणित प्रश्ना तथा सोत्तराः। सोत्तराः प्रश्नाः, और गणित के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर सहित समाधान देना, अर्थात अंक गणित, बीज गणित के नियमों को, चाहे वो घटाना हो, जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, त्रैराशिक हो, पंचराशिक हो, सप्तराशिक हो, ऐसे अनेक विषयों को एकत्रित करके उन विषयों को बताना। और इसको जानने के लिए आपको लीलावती जैसे ग्रंथ और भास्करी बीज गणित जैसे ग्रंथों को देखना चाहिए। उनके बारे में जिस शास्त्र के अंतर्गत चर्चा हो वह सिद्धांत कहलाता है। और क्या कहा? मान प्रभेद क्रमा चारश्च द्विशदाम द्विधा च गणित प्रश्ना तथा सूत्र भूधिष् नक्र। और यह पृथ्वी, ग्रह कक्षा और नक्षत्र कक्षा, इनको जानना, और इनको जानने के साथ साथ उन ग्रहों को जानना, ग्रह की गतियों को जानना, उनका स्पष्टीकरण जानना, अर्थात जैसे अभी चर्चा हो रही थी ना, धूप घड़ी से हम सूर्योदय सूर्यास्त दिन का काल की गणना करते हैं, ये समग्र विषय सिद्धांत ज्योतिष के गणित भाग में आता है। अर्थात इनको गणित के माध्यम से लाना, फिर वेदशाला के माध्यम से इनका प्रमाणीकरण करना, ये सब विषय आता है सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत। और तो सिद्धांत को जानने के लिए एक बात तो तय हो गई कि हमें गणित जानना आवश्यक है। गणित के लिए भास्कर ने एक जगह लिखा कि बीजगणित क्या है? का उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धे रधिष्ठितम सत् पुरुषेण संख्या व्यक्तस्य कृत्स्य तदेक बीजम अव्यक्तमीशम गणितम च वन्दे। कहा यह हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला विषय है। अर्थात गणित के माध्यम से केवल ग्रह गणित नहीं जान सकते, ग्रह गणित के साथ साथ हम अपनी बुद्धि को भी विवर्धित करते हैं, यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह गणित अव्यक्त ब्रह्म है, अर्थात इसके माध्यम से ब्रह्म की जिज्ञासा भी की जा सकती है, ब्रह्म के बारे में जाना जा सकता है। तो इन सबको जानने के लिए सिद्धांत को सिद्धांत, तंत्र और करण, इन तीन भागों में विभाजित किया गया। अर्थात जिन ग्रंथों में गणना की प्रक्रिया सृष्टि आदि काल से होती है,
वो सिद्धांत ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं, सिद्धांत ज्योतिष के रूप में जाने जाते हैं। और जहां किसी युग, युग आप समझते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्थात किसी युग से सारी गणनाएं की जाए उसको तंत्र ग्रंथ कहते हैं। और जहां किसी शक संवत्सर एक निश्चित काल से गणनाएं प्रारंभ की जाए उसे हम करण ग्रंथ कहते हैं। अब ये तीनों का लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है? वर्तमान काल में या अभिष्ट काल में ग्रहों की स्थितियों को जानना और उनको पंचांग में प्रदर्शित करना, उसके आधार पर संहिता शास्त्र और फलित शास्त्र में प्रवेश करना। और ये सब क्या है? कहा ये क्यों करना? कहा हम वेद के वेदांग हैं, तो वेदांग क्या करता है? जो वेद कार्य बताता है, वेदांग उसकी उस कार्य में सहायक रूप में कार्य करता है। तो वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता, वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मों का विधान बताया। यज्ञ प्रोक्ता कालश्रयेण, कहा यज्ञ को जब करना है वो किसी काल किसी स्थान के आधार पर होगा, अर्थात दिक देश काल का ज्ञान करके होगा। का यह दिक देश का जो काल ज्ञान है वह सिद्धांत ज्योतिष से होता है। इसलिए ज्योतिष वेदांग हो गया, अर्थात हमारे वेद में विहित सारे कर्म, अर्थात मनुष्य के जीवन में क्या क्या कर्म, चाहे वो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हो, आश्रम चतुर 4 आश्रमों के लिए निर्धारित कर्म हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य के लिए हो, गृहस्थ के लिए हो, वानप्रस्थ के लिए हो, संन्यास के लिए हो, अथवा ब्राह्मणादि वर्ण अर्थात सात्विक कर्मों के लिए, राजसी कर्मों के लिए काल हो या तामसी कर्मों के लिए काल हो, स्थान हो, दिशा हो, उन सब का ज्ञान इसी काल के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के आदि, इसलिए इसका नाम काल शास्त्र भी है। का इसकी आवश्यकता इतनी क्या है? तो एक उदाहरण देकर के भास्कर कहते हैं, भोज्यम यथा सर्वर्षम विनाज्यम राज्यम यथा राज विवर्जितम च सभा न भाति वसुवक्त्रहीना गोलान भिज्ञो गणकस्तथा तथात्र। कहते हैं गोल और गणित जानना इतना ही आवश्यक है जितना अगर संपूर्ण कटु कषाय तिक्त लवणादि षड रसों से युक्त भोज्य पदार्थ है, परंतु विनाज्यम, अज्य नाम घृत जो मधुर रस है घी, उसके बिना भोजन की पराकाष्ठा नहीं है, सार्थकता नहीं है। अथवा राज्यम यथा राज विवर्जितम च, राज्य तो है परंतु उसमें राजा नहीं है, सभा तो है परंतु कोई अच्छा वक्ता नहीं है। तो अगर वह संपूर्ण शास्त्र जानता है परंतु वह गणित नहीं जानता, गोल नहीं जानता, वह आकाश का दर्शन करना नहीं जानता, आकाशीय ग्रह परिस्थिति नहीं जानता, अर्थात नेत्र का विषय जो सर्वप्रथम हमारी इंद्रिय कार्य के उन विषयों को नहीं जानता, तो वह व्यर्थ है। और क्या कहा? कहा यह जो शास्त्र है वह हमें केवल भौतिकता ही प्रदान नहीं करता, इससे रहस्यम परमम पुण्यम, परम पुण्यमय रहस्य की भी प्राप्ति होती है। अर्थात सूर्य की उपासना हम करके परब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यह शास्त्र सूर्य की गतिविधियों का ही अध्ययन करता है, अर्थात उनके चरित्र के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करता है, उस सवित्र देव की उपासना करता है। इस उपासना से भी परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में आचार्य जो सूर्यांश पुरुष है वह मैदानों से कहते हैं। कहा यह ज्ञान रहस्यमय और परम पुण्य देने वाला है। कैसे? गणित
विज्ञान सिद्धांत संहिता होरा के रूप में बहुत व्यापक रूप में शास्त्र में वर्णित है। अब प्रश्न उठता है कि सिद्धांत के अंतर्गत हमने गणित तो कह दिया, गणित जान करके हम क्या क्या जान सकते हैं? कहा इसके अंतर्गत गणनाएं तो हो गई, सामान्य गणना सबके लिए प्रयोग में है, परंतु सूर्योदय सूर्यास्त सभी जानना चाहते हैं क्योंकि दैनिक क्रियाएं निष्पादित होंगी। लेकिन कुछ विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए जिसको हम संस्कृत, संस्कृति और वैदिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं, जो हमारे उत्तम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है, उनको प्रदान करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार करने के लिए काल की आवश्यकता है, काल को जानने के लिए पंचांग की आवश्यकता है, पंचांग को जानने के लिए सिद्धांत और गणित की आवश्यकता है। तो गणित और सिद्धांत क्या करता है उसमें? तो वह विभिन्न प्रकार के काल मान की पद्धति क्या है, किसका प्रयोग किसके लिए किया जाए, वह निर्धारित करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रह कक्षाओं का क्रम क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, जैसे वार क्रम की आवश्यकता है, दिन रात्रि की आवश्यकता है, संध्या काल इत्यादि की आवश्यकता है, उन सबको यह निर्धारित करने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत में ग्रहों को गति और उनकी स्थिति का ज्ञान कराना, और उसके लिए अनेक विषय आते हैं, चाहे वो मध्यमाधिकार में आए या स्पष्टाधिकार में। ग्रह पहले एवरेज मध्यम आते हैं, बाद में उसको स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि सारे ग्रह तो आकाश में रहते हैं, उनको हम प्रत्यक्षता जाके उनका मापन नहीं कर सकते, परंतु गणित के माध्यम से पृथ्वी पर भी वास करके एक कक्ष में बैठकर भी उन ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी राशि आदि स्थिति, उनके नक्षत्र आदि स्थिति, अंश आदि स्थिति इत्यादि को जाना जा सकता है। तो ऐसे प्रत्यक्ष, मध्यमाधिकार और त्रिप्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन मैंने पहले किया, दिक् देश काल, इन तीन का काल। दिशाएं हम सभी जानते हैं, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है और उत्तर है, परंतु इन दिशाओं का ज्ञान कैसे हो, स्पष्ट दिशाएं कैसे प्राप्त हो, सूक्ष्म दिशाएं कैसे प्राप्त हो, क्योंकि कार्य को करने के लिए स्पष्ट दिशाओं का होना आवश्यक है। देश का, कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, जिसकी चर्चा आगे आने वाले समय में वास्तु के रूप में भी क्या है, ऐसे देश का निर्धारण जो अक्षांश रेखांश के माध्यम से होता है, उसका निर्धारण भी यह शास्त्र करता है। और काल, काल तो अनेक प्रकार, दिन रात्रि का काल है, संध्या काल है, पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, द्वादश लग्न, अनेक अंश, अनेक घटिकाएं, यह सब काल के विभाजन है। विस्तृत रूप से काल के विभाजन आप जानते हैं, जैसे बहुत बड़ा विभाजन है, वर्ष को दो भाग कर दिया तो उत्तरायण दक्षिणायन या उत्तर गोल दक्षिण गोल, उनको तीन विभागों में विभाजित किया तो तीन तीन ऋतुएं यानी 6 ऋतु, एक एक ऋतु को दो भागों में विभाजित किया तो दो दो मास, ऐसे वर्ष में 12 मास, एक एक मास को विभाजित किया तो दो दो पक्ष, एक एक पक्ष को 15 भाग में काल को विभाजित किया तो तिथि, तिथियों को विभाजित किया तो दिन और रात्रि, और इन तिथियों में भी सप्ताह जो पूरे वारक्रम से है, और उस तिथियों में भी नक्षत्रों का प्रयोग, योगों का प्रयोग, करण का प्रयोग करके, तिथि वार नक्षत्र योग करण, इन पंचांगों का प्रयोग करके अनेक प्रकार के विशिष्ट काल का निर्धारण करना। और वर्ष से यदि ऊपर जाते हैं तो वह तो कल्प की करना, दैवमान की गणना करना, ब्राह्ममान की गणना करना, पैत्रमान की गणना करना, ये सभी दिक् देश काल के अंतर्गत आ गया। फिर आकाश में जो कुछ चमत्कृत, जैसा प्रणव ने भी कई बार कहा कि आकाश में जो दिखाई देता है उसके बारे में बहुत सी किंवदंतियां थी, तो ऐसे कथा कहानियों को छोड़कर सबका गणितीय आधार है। चाहे वो ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण को जानना, चंद्र ग्रहण को जानना, नक्षत्रों का उदित होना, ग्रहों का आपस में युति होना, उनका उदयास्त होना, ग्रहों का सूर्य के सानिध्य में अस्त होना, सूर्य से
दूर जाने पर उदित होना, उनका पृथ्वी से दूर जाना, पृथ्वी से नजदीक आना, उनके भ्रमण मार्ग इत्यादि ये सारे विषय। और चंद्रमा का जो हम कहते हैं तिथि में वो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इतना ही नहीं उसके श्रृंग तो दिखाई देते हैं। वो श्रृंग कभी दक्षिण भाग में, कभी वाम भाग में, कभी दाएं भाग में उन्नत होता है। ऐसे श्रृंगोन्नति के विषय को जानना। और सूर्य चंद्र की कक्षाओं में जो पात है, जिसको हम राहु केतु कहते हैं, ऐसे काल्पनिक बिंदुओं को जो गणितीय रूप से स्पष्ट है और जिनका प्रभाव ग्रहण के समय और अनेक योगों को बनाने में आता है, ऐसे बात को जानना। पृथ्वी के भूगोल के बारे में संपूर्ण विषय को जानना, ये सब सिद्धांत ज्योतिष का बहुत व्यापक क्षेत्र है। किसी भी एक विषय पर कई दिनों तक हम चर्चाएं कर सकते हैं। वास्तव में ये जो 5 दिन का कार्यक्रम है, यह केवल आपकी जिज्ञासा कि यह शास्त्र, देखिए शास्त्र 3 प्रकार के हैं। जब हम जीवन जीते हैं तो जीवन के लिए आहार आवश्यक है, और आहार के बाद हमारा व्यवहार, हमारी क्रिया आवश्यक। तो आहार, व्यवहार और क्रिया, इन तीनों को संपादित करने के लिए ज्योतिष महत्वपूर्ण शास्त्र है। ज्योतिष के जितने विभाग है वो हमारी तीनों क्रियाओं को संपादित करने में, बिना इसके संभव ही नहीं है इन क्रियाओं को संपादित करना। तो हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जाने में अनजाने में ज्योतिष का प्रयोग करता है, उसे पता नहीं कि ज्योतिष शास्त्र है, परंतु वह ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग अपने जीवन में करता है। और यदि उसको जान करके ज्ञान पूर्वक, मान लीजिए हम कुछ आहार ले रहे हैं, लेकिन आहार लेने से पहले अगर मुझे पता चल गया कि यह तात्विक दृष्टि से, पौष्टिक दृष्टि से कितना उपयोगी है, तो हमारी भावना भी उसके प्रति, पहले तो आहार हमने केवल उदर पूर्ति के लिए लिया, लेकिन बाद में हम उसमें औषधीय गुण जानने के बाद हम उससे अपनी पुष्टि के लिए भी कार्य में ले आते हैं। तब हम कहते हैं कि वह एक आहार योजना है। तो ऐसे ही ज्योतिष का प्रयोग तो प्रत्येक नागरिक जन्म लेते, प्रत्येक प्राणी जन्म लेते ही करता है, परंतु उसको योजनाबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान और ज्योतिष का मार्गदर्शन, ज्योतिष का पथ प्रदर्शन लेना अत्यंत नितांत आवश्यक है। और यही हमारी आचार्य परंपरा ने, ऋषि परंपरा ने हमें इतने सरल रूप में, अर्थात जिसका प्रायोगिक पक्ष भी है, जिसका सैद्धांतिक पक्ष भी है और जिसके प्रमाणीकरण के लिए प्रत्यक्ष प्रकृति भी है, उन तीनों का एक विशिष्ट संयोजन करके एक ज्ञान परंपरा हमें उपलब्ध कराया। मेरा मानना है कि आपका समय जो 7 से 8 है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन आपने मुझे बुलाया और 2 शब्द सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के महत्व के बारे में और सिद्धांत के आपकी जिज्ञासा जागृत करने के लिए मैंने 2 शब्द आपके सम्मुख रखे। मैं मानता हूं कि यह ज्ञान यज्ञ अभी कल अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। आपके कुछ मित्रगण आजादी के अमृत महोत्सव में होने के कारण, कुछ कारणों से कुछ लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं। मैं मानता हूं कि हम सभी का आह्वान करते हैं कि कल पूरे कार्यक्रम की समरी भी रहेगी और आपके इस विश्वविद्यालय के द्वारा आपके इस ज्ञान जिज्ञासा को वृद्धि करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे कैसे अभ्यासक्रमों की संरचना की गई है, और आप उसमें अपने मित्रों सहित अपने समाज के अनेक वर्गों को ये सूचित करें कि वो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लें और अपने ज्ञान के वृद्धि के साथ साथ राष्ट्र की वृद्धि में, राष्ट्र के उत्कर्ष में अपना योगदान दें। आप सभी को पुनः आजादी के अमृत महोत्सव और विश्वविद्यालय के रजतोत्सव के उपलक्ष्य में आजादी के कल 76वीं वर्षगांठ मनाने के पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग नागपुर से लोकल हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं वो कल जो नागपुर शहर के अंदर हमारा केंद्र है वहां 8 बजे वो उपस्थित हो, क्योंकि वहां हम राष्ट्रध्वज का एक जो कार्यक्रम है वो संपादित करेंगे। तो आप सभी सहर्ष आमंत्रित हैं राष्ट्रध्वज के कार्यक्रम में।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। धन्यवाद सर। अतिशय उत्तम मार्गदर्शन हमने अभी प्राप्त किया है। आप सभी का धन्यवाद। उसी के साथ में मराठे सर जो रत्नागिरी के उपकेंद्र के संचालक है, उनका धन्यवाद। गोखले सर का भी धन्यवाद। अंबालिका मैडम का धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करती हूँ। कल्याणी ढाळे मैडम को भी आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी को हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे कहते हुए मैं श्री प्रणव सर को आमंत्रित करती हूँ कि सभा को शांति मंत्र के साथ में हम एंड करें। श्री प्रणव सर। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शांति शांति शांतिः। ओम। धन्यवाद सर। आप सभी को पुनः से एक बार धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल सुबह 8 बजे वारंगा कैंपस में जरूर आइएगा। धन्यवाद।